सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे भोपाल गैस त्रासदी की घटना पर। आपको पता है कि 2 और 3 दिसंबर की रात 1984 को यह जो घटना घटी थी, इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। हजारों लोगों की मौत कुछ ही घंटों के अंदर हो गई थी। समझेंगे कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम हुआ कैसे था। ये जो मानवीय त्रासदी, जिसको दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदियों में शामिल किया जाता है, इसको हम एक केस स्टडी के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। ये भी समझेंगे कि आखिर छोटी छोटी चूकें कितनी बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती हैं। वहीं जो दूसरा टॉपिक है, उसमें हम बात करेंगे भारत नेपाल के संबंधों पर और समझेंगे कि चीन कैसे भारत और नेपाल के संबंधों में खटास उत्पन्न कर रहा है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं भोपाल गैस त्रासदी की घटना पर। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन संयुक्त राज्य अमेरिका की एक प्रमुख रसायन निर्माण करने वाली कंपनी है। इसकी स्थापना 1917 में हुई थी और ये करती क्या है, यह केमिकल बनाती है। आपको पता है कि 1960 का जो दशक है, इसमें हम क्या कर रहे थे, तेजी से कृषि उत्पादन का हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, इसीलिए कीटनाशकों की हमें ज़रूरत थी। ठीक इसी के साथ साथ जो 1960 का दशक है, हम कई प्रकार के अनाजों और साथ ही साथ औद्योगिक उत्पादों का भंडारण करने का भी प्रयास कर रहे थे, जिससे 1962 1965 में जो युद्ध की कंडीशन क्रिएट हुई थी, उससे भी संभाला जा सके और साथ ही साथ देश को खाद्य असुरक्षा से खाद्य सुरक्षा की ओर कन्वर्ट किया जा सके। कुल मिलाकर इस समय हमें जरूरी थी कीटनाशकों की, और जो यूनियन कार्बाइड कंपनी है, इसको भारत में एक बड़ी संभावना दिखाई दिया। इसीलिए इसने कहा कि अब यह क्या करेगा, यूनियन कार्बाइड ने भारत में एक जो बड़ी संभावना दिख रही थी, उसको कैश करने के लिए अपनी एक फैक्ट्री भारत में लगाने का निर्णय लिया और इसके लिए इसने स्थान चुना मध्य प्रांत, अर्थात मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर जिसका नाम है भोपाल। यह जो भोपाल में कंपनी लगाई जानी थी, फैक्ट्री लगाई जानी थी, इसके लिए 1969 में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड अर्थात यूसीआईएल नामक कंपनी का गठन किया गया। वर्ष 1977 से इस कंपनी ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसमें यूनियन कार्बाइड और भारत सरकार दोनों की हिस्सेदारी थी, अर्थात ये जो कंपनी थी, इसमें भारत सरकार का भी हिस्सा था, लेकिन जो मेजॉरिटी शेयर थे वह इसी कंपनी के पास थे। इसलिए सभी प्रकार के जो प्रमुख निर्णय लेने की जिम्मेदारी थी इसी कंपनी के पास थी और हमने ये समझा कि हमें जो कीटनाशकों की ज़रूरत है, उसको यह जो है फैक्ट्री पूरा कर देगी। इस कंपनी ने समझा कि इसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि भारत में कीटनाशकों की जो डिमांड है वह काफ़ी ज़्यादा है। इसी के उद्देश्य से क्या हुआ, कंपनी स्थापित की गई। यह जो फैक्ट्री है, इसमें कार्बारिल नामक कीटनाशक का निर्माण किया जाता था, जिसका नाम इस कंपनी ने सेविन रखा। अर्थात यहाँ पर एक जो है कि विशेष प्रकार का कीटनाशक बनाए जाने की जो है कि योजना बनाई गई और उसी के तहत इसका क्या किया गया, स्थापना इसकी की गई। इसको जो नाम दिया गया वह दिया गया सेविन। तो आगे से अगर हम सेविन नाम यूज करते हैं तो इसका मतलब वह कीटनाशक है जो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की कंपनी भोपाल में जिसका उत्पादन किया जा रहा था। तो जो सेविन नामक कीटनाशक उत्पादन किया जा रहा था, इसके लिए क्या हो रहा था, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस या तरल पदार्थ का प्रयोग किया जाता। एक प्रकार का क्या है, केमिकल है, अर्थात यह जो है अगर इसको हम लो टेम्परेचर में रखते हैं, 4 डिग्री से कम टेम्परेचर में रखते हैं, तो यह लिक्विड के रूप में होगा, लेकिन जैसे ही यह टेम्परेचर इसका बढ़ेगा, यह क्या होगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। यह जो पदार्थ होता है
है रंगहीन होता है, लेकिन अत्यंत ज्वलनशील होता है और इसकी गंध भी काफी घातक होती है, यह जानलेवा होती है। सामान्य वायुमंडलीय तापमान पर यह गैस के रूप में परिवर्तित हो जाती है और अगर यह गैस के रूप में लोगों के संपर्क में आती है अर्थात मुक्त वायुमंडल में आती है तो ये काफी ज्यादा घातक हो जाती है। जहां पर अगर हम समझें कि ये व्यक्ति के शरीर में कैसे प्रवेश कर सकती है, तो जहां इसका उत्पादन हो रहा हो, जहां इसका इस्तेमाल हो रहा हो या जहां पर यह बन रहा हो उस पर वहां के जो पदार्थ हैं उनको छूने के माध्यम से यह हमारे शरीर में पहुंच सकता है। लेकिन अगर इसका थोड़ा भी जो है कि अनुपात या इसकी थोड़ी भी मात्रा हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो इसका घातक इम्पैक्ट हो सकता है। आपने देखा होगा कि जो इस प्रकार की इंडस्ट्री होती हैं वह क्या होती हैं, शहर से सामान्यतः दूर लगाई जाती है। कारण यही है क्योंकि यहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनसे थोड़ा बहुत रिसाव होता रहता है, इनसे जो जल निकलता है वो भी पोल्यूटेड होता है। इसी के कारण प्रयास ये किया जाता है कि इनको शहरों के बाहर रखा जाए। और अगर यहाँ पर जो है कि क्या है, कोई ऐसी गैस का भंडारण किया जा रहा होता है जो कि ज्वलनशील है, काफ़ी घातक है, तो उसके लिए तो और जरूरी हो जाता है कि जितने अधिक सेफ्टी के मेजर्स हों उनको हम अपनाएं, क्योंकि अगर हम सुरक्षात्मक उपाय नहीं अपनाएंगे तो ये क्या होगा, वायुमंडल में आ सकता है। अगर जैसा कि मैंने बताया थोड़ी सी मात्रा इसके शरीर में या आपके आंख के संपर्क में आती है तो आपकी आंखों में जलन हो सकती है, खराश महसूस होती है। अर्थात मान लेते हैं कोई फैक्ट्री है, उस एरिया से गुजरते हैं आप और आपको आपकी आंखों में जलन महसूस होती है, तो समझ लीजिए कि वहां पर जो केमिकल था उसका कुछ अनुपात वह वायुमंडल में मिल चुका है। और अगर यह इसकी थोड़ी मात्रा ज़्यादा होती है तो फेफड़े में सूजन आ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। और अगर ज़्यादा आप जो है कि मिथाइल आइसोसाइनेट अर्थात MIC से प्रभावित हो जाते हैं तो आपका जो श्वसन तंत्र है वह डैमेज होता है, आपका नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र जो है कि डैमेज होता है। और ऐसी कंडीशन में आपको चक्कर आएगा, दम घुटेगा, उल्टियां आएंगी और मौत का भी कारण यह बन सकता है। स्वाभाविक है, दम जब घुटता रहेगा तो क्या होगा, मृत्यु हो जाएगी। यदि यह गैस या लिक्विड शरीर के किसी स्किन अर्थात किसी भी त्वचा के संपर्क में डायरेक्ट आ जाए, अर्थात कहीं से भी ये टपक कर आपके शरीर के किसी हिस्से में गिर जाए तो यह वहां पर जला सकती है। अगर आंखों पर पड़ जाए तो ये आंखों पर क्या होती है, क्योंकि आंख जो होते हैं हमारे बॉडी के सबसे सेंसिटिव पार्ट होते हैं, सबसे संवेदनशील पार्ट होते हैं, तो उनको यह जला सकती है। कुल मिलाकर यह जो पूरी गैस है, चाहे वह गैस के रूप में हो या फिर लिक्विड के रूप में हो, दोनों रूपों में घातक होती है। अगर यह पानी के साथ मिल जाए तब तो यह तेजाब के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं जिससे आपको समझना आसान हो जाए। आपने देखा होगा कि आपके जो घर हैं उस पर आपने कभी अगर सफेदी करवाई होगी तो जो चूना होता है उसमें जब आप पानी डालते हैं तो आपने देखा होगा उसमें बबल्स बनते हैं और तेजी से गर्म भाप टाइप की निकलता है। तो यह जो पूरा टेम्परेचर बढ़ा कैसे हुआ, पानी से क्या हुआ, चूना ने रिएक्शन किया। ठीक अगर MIC पानी के संपर्क में आता है तो पूरा पानी क्या हो जाएगा, तेजाब के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और यह पानी से मिला हुआ जो MIC है, मिथाइल आइसोसाइनेट है, जिस शरीर के जिस भाग पर पड़ेगा वहां पर जला देगा। और आपको बता दें कि अगर इसकी ज़्यादा मात्रा शरीर किसी हिस्से में गिर गई तो यहाँ से पूरा जो है कि मांस को भी काट कर निकाल सकता है, इतना यह घातक हो सकता है। अगर इसकी जो है कि अगर इसकी मात्रा हम देखें 21 ppm अर्थात पार्टिकल पर मिलियन, 21 ही सिर्फ सोचिए कितना कम है, 21 ppm की दर से हवा में यह मिल जाए तो 1 मिनट में हजारों लोगों की मौत का यह कारण बन सकती है। अर्थात जिस वायुमंडल के जिस हिस्से में इतनी भी मात्रा हो जाएगी उससे क्या होगा, लोगों की मृत्यु हो सकती है। अब यह जो कंपनी थी हमने बताया किस कंपनी की स्थापना की गई, UCIL। और यहाँ पर भी क्या किया गया था, स्वाभाविक है जब कीटनाशक का उत्पादन किया जा रहा था और उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट को यूज किया जा रहा था तो इसका भी क्या किया गया होगा, भंडारण किया गया होगा। तो यह जो कंपनी थी इसकी जो प्रति साल की उत्पादन क्षमता थी वह 5000 टन की थी। अर्थात 5000 टन जो है कि सेविन या कीटनाशक का उत्पादन इसको हर साल
साल करना था, लेकिन यह जो उत्पादन कर रहा था वो आधा ही कर रहा था। कारण यह था कि जो डिमांड थी वह बहुत ज़्यादा नहीं थी। अर्थात जैसा कि इस कंपनी को लगा था कि यहाँ से बहुत ज़्यादा उत्पादन होगा, ऐसा नहीं हो पा रहा था। 1980 के दशक तक आते आते जो इस कीटनाशक की मांग थी वो तो और भी कम हो गई, लेकिन इस कंपनी ने क्या किया था, अपने जो टैंक थे उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट को भरकर रखा था कि जैसे ही डिमांड ज़्यादा होगी हम क्या करेंगे, अधिक प्रोडक्शन करके सेल कर देंगे। लेकिन यह जो मिथाइल आइसोसाइनेट है इसको रखने के लिए सामान्य प्रकार के टैंक की आवश्यकता नहीं है, एक खास डिजाइन और एक जो है कि मजबूत टैंक की आवश्यकता है, जिससे इसमें रखा हुआ पदार्थ किसी भी तरह से ना तो पानी के संपर्क में आए और ना वायुमंडल के संपर्क में आए। कुल मिलाकर काफी बड़ी मात्रा में मिथाइल आइसोसाइनेट इस जो है कि कंपनी में रखा हुआ था, और कंपनी बार बार प्रयास कर रही थी कि कैसे भी हो लेकिन उत्पादन भले ही ना बढ़े लेकिन मुनाफा को मेंटेन रखा जाए, अर्थात प्रॉफिट पर इसका पूरा फोकस था। और इसी के कारण कंपनी ने कहा कि ठीक है, अगर मांग बाहर कम है तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर सकते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए उन्होंने कहा कि कुछ एम्प्लॉय को हम कम कर देते हैं। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जो हमें जो है कि इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, जो भी हमें संरचना बनाना है, उसमें क्या करें, हम लो क्वालिटी के सामान यूज करें। जैसे कि यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के क्या करना था, जो स्टील के स्टेनलेस स्टील के जो है कि क्या करने थे, टैंक बनाने थे। इन्होंने कहा कि सामान स्टील का हम प्रयोग कर लेते हैं। एम्प्लॉय की संख्या को घटा दिया गया। एम्प्लॉय जो रखे गए वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं थे, अर्थात जब आप पैसा कम देंगे स्वाभाविक है जो लोग अच्छे स्किल्ड हैं वह बाहर होते चले गए। लेकिन कंपनी यहाँ पर भी नहीं रुकी। उसने कहा कि हमें क्या करना है कि हमेशा मुनाफे के ऊपर सोचना है, और मुनाफे के ऊपर सोचने के कारण इसने इस कंपनी के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वह कूलिंग सिस्टम का पार्ट हो, चाहे वह मेंटेनेंस का भाग हो, चाहे यहाँ पर नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, या फिर लोगों का जो शिफ्ट चेंज होता है, अर्थात जैसे आपने देखा होगा कोई कार्य करके जाता है तो उसके बाद जो जगह लेने वाले लोग आते हैं उनकी संख्या हो, हर तरह से क्या किया गया, इसमें लापरवाही बढ़ती गई। लेकिन होता क्या है, जब इतनी बड़ी कंपनी है तो उसकी प्रशासनिक पहुंच भी होगी, और ये पहुंच तो तब ज़्यादा हो जाएगी जब सरकार की भी क्या हो इसमें हिस्सेदारी। तो कुल मिलाकर कई तरह की चीज़ें आती रहीं, लेकिन प्रशासनिक मिली भगत के कारण यह बाहर नहीं आ पाती थी, और जो चीज़ें बाहर आई भी उन पर कुछ नहीं हुआ। जैसे वर्ष 1976 में 2 ट्रेड यूनियन ने इसके खिलाफ शिकायत की। वर्ष 1981 में एक मजदूर की मौत पाइपलाइन में फंसने की वजह से हो गई। जनवरी 1982 में फैसोजीन गैस के लीक होने से 24 कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। फरवरी 1982 में थोड़ी मात्रा में एमआईसी का रिसाव होने से 18 मजदूरों को सांस लेने में दिक्कत हुई। अगस्त 1982 में एमआईसी की वजह से एक इंजीनियर 30% तक जल गया। सोचिए, इतनी घटनाएं हो रही थी और ये क्या थी, आगाह कर रही थी कि यह जो पूरी कंपनी है इसमें प्रॉफिट के अलावा एक और चीज़ पर सोचने की ज़रूरत है, और वह यह है कि यहाँ पर मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं है, सुरक्षा के जो मानक हैं वो प्रॉपर नहीं फॉलो किए जा रहे हैं, उनको आप क्या करिए, दुरुस्त कीजिए। अक्टूबर 1984 में एमआईसी अर्थात मिथाइल आइसोसाइनेट से भरे एक टैंक जिसका नंबर है E610 के सही से कार्य न करने की शिकायत सामने लाई गई, और इसमें जो E610 टैंक नंबर था इसमें 42 टन एमआईसी भरा था। कंपनी ने इसे कहा कि ठीक है, अभी बहुत अच्छे तरीके से नहीं कार्य कर रहा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे ही स्टोर रहने दो। दिसंबर आते आते कई टैंक जिसमें E610, E611, E619 ने काम करना बंद कर दिया। काम करना बंद कर दिया का मतलब कि जो उनकी कैपेसिटी थी जिसमें इस गैस को स्टोर किया गया था वह जब इफिशिएंट तरीके से कार्य नहीं करेगा, उसमें लीकेज की समस्या होगी, वो सही तरीके से उसकी कूलिंग नहीं हो पाएगी, तो क्या होगा, जो उसमें पदार्थ रखा है वह तो क्या करेगा, अपना असर दिखाएगा ही दिखाएगा। 1982 में इन टैंकों के कूलिंग सिस्टम को इस आधार पर हटा दिया गया था कि इस पर बहुत ज़्यादा खर्च आता है। नॉर्मल टेम्परेचर पर यह जो टैंक है इनमें जो पदार्थ रखे हुए थे वह पड़े हुए थे। आता है 2 दिसंबर 1984 की रात, और यहाँ पर पानी से सफाई किया जा रहा था,
उसी समय टैंक नंबर E610 अर्थात 610 में पानी प्रवेश कर गया और पानी के साथ एमआईसी ने क्या किया, रासायनिक प्रक्रिया जो है कि प्रारंभ की। जैसा कि मैंने पानी और चूने का आपको एग्जांपल दिया, तो उसमें तो आप देखते हैं आपके पास समय रहता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल समय नहीं रहा। इसने क्या किया, एमआईसी ने पानी से जो है कि जैसे ही इसने क्या किया, रासायनिक चेंजेस, केमिकल रिएक्शन प्रारंभ किया, टैंक के अंदर क्या होगा, प्रेशर बढ़ने लगा और इसके वजह से प्रेशर जो एमआईसी से उस टैंक से अर्थात E610 टैंक से एमआईसी क्या हो गया, बाहर आने लगा, रिसाव की घटना होने लगी। रात को 11 बजे टैंक में दबाव बढ़ने लगा और वाल्व खराब होने की वजह से रिसाव तेजी से बढ़ने लगा। 12:15 पर चेतावनी की सूचना का सायरन बजा, लेकिन जब सायरन बजाया गया तो दो चीजों को ध्यान रखा गया। कंपनी के अंदर का सायरन तो बजाया गया, लेकिन बाहर का सायरन बंद रखा गया, जिससे लोगों में अफरा तफरी ना मचे। और हालांकि वो सायरन कुछ समय से खराब भी चला था। इससे क्या हुआ कि जो बाहर का सायरन जो कि वहां पर रहने वाले लोगों को सचेत कर सकता था, वह सचेत नहीं कर पाया। तो कंपनी से लोग क्या हुआ, जैसे ही ये 12:15 पर चेतावनी की सूचना का ये सायरन बजा, लोग कंपनी से भागने लगे। लेकिन जब तक वो भाग के दूर जा पाते, तब तक इस गैस के रिसाव ने क्या किया था, वायुमंडल में अपनी एक परत बना ली थी, अर्थात वायुमंडल की गैसों के साथ क्या हो चुका था, मिक्स हो चुका था। और देखते ही देखते लगभग 8 किलोमीटर का एरिया क्या हो चुका था, इस गैस के संपर्क में आ चुका था और उस वायुमंडल में इसकी एक परत बन चुकी थी, एक लेयर बन चुकी थी। क्योंकि आपको पता है दिसंबर का समय, ठंड का समय था, रात का समय था, जो लोग सो रहे थे वो, और वह लोग जब इसके संपर्क में आए तो हमेशा के लिए वो सोते रह गए थे। लोगों का जो थोड़ा सा जगह भी, उनका दम घुटने लगा, त्वचा में जलन होने लगी, लोग घरों से बाहर भागने लगे, तालाबों और कुओं में कूदने लगे, और जहां वह पानी की तलाश में जाते थे वहीं पर कूद जाते थे। सोचिए कितना जो है कि डरावना दृश्य है कि लोग जो है कि आंखों में जलन, त्वचा में जलन से कहीं सोच रहे पानी मिल जाए और उसके छींटे मार ले, लेकिन वो जो पानी था, मैंने बताया पानी के साथ में से ये तेजाब के रूप में कन्वर्ट हो जा रहा, तेजाब के रूप में कार्य कर रहा था। अर्थात अगर उस पानी में भी हाथ डालें तो भी क्या था, आदमी वो बच नहीं पाया। कुछ ही घंटों के भीतर जो है कि 3000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। हालांकि जो गैर सरकारी आंकड़े हैं उनके हिसाब से ये जो संख्या है इससे 3 गुना से अधिक हुई। जब लोग अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों को भी नहीं पता था कि आपदा का इलाज कैसे किया जाए। अस्पतालों में लोग हर जगह गिर रहे थे, इवन जो है कि अगर और कहें तो लोगों की मृत्यु वहां पे हो रही थी। अमानवीय दृश्य था और इस अमानवीय दृश्य के पीछे एक कंपनी थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन। लेकिन यह कंपनी और इसके जो मालिक है वह क्या हो रहे थे, यहाँ से भागने का प्लान कर रहे थे और उसमें सक्सेस भी रहे। हादसे के बाद जो लोग बचे वो अंधेपन, सिर चकराने और त्वचा संबंधी बीमारियों के चपेट में आ चुके थे, और उनकी आने वाली जो जनरेशन थी वो भी क्या हो चुकी थी, इससे प्रभावित हो चुकी थी। एक आंकड़ा देखिए कि भोपाल की उस समय की जो जनसंख्या थी लगभग 8.5 लाख के आसपास थी, और इससे जो सीधे तौर पर जो लोग प्रभावित हुए थे उनकी संख्या लगभग 5.5 लाख थी। आप समझ सकते हैं कि आंकड़ा कितना ज़्यादा था। सुबह जब हुआ तो हर तरफ क्या हुई थी, लाशें पड़ी थीं, और दृश्य यह ऐसा था जो आजाद भारत का सबसे जो है कि डरावना दृश्य बन चुका था। और इसमें क्या हुआ था, सिर्फ और सिर्फ एक मानवीय चूक हुई थी, और उस मानवीय चूक के पीछे कारण यह था कि राजनीतिक पावर था, प्रशासनिक पहुंच थी, और हमारे पास इन प्रकार की इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए मजबूत कानूनों का अभाव था। हालांकि आपको पता है कि जो विजाह गैस लीक की घटना हुई थी उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था। उसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से कानून हैं जिनके माध्यम से इसको नियंत्रित किया जाता है, अर्थात अब ऐसी घटना ना हो, लेकिन फिर भी होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ कानून तो बना दिए गए। इस समय तो बहुत हमारे पास कानून नहीं थे, और इसी के कारण जो इसके आरोपी थे हम उनको सजा नहीं दिलवा पाए। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो घटना थी कितनी दुखद थी। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, और वह है भारत नेपाल संबंधों के विषय में। नेपाल भारत का एक
महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है और दोनों के जो बीच के संबंध हैं वह ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और विदेशी संबंधों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण और प्रगतिशील हैं। दोनों देशों का अगर जुड़ाव देखेंगे तो आपको धार्मिक आधार पर दिखाई देगा, सांस्कृतिक आधार पर दिखाई देगा। धार्मिक आधार पर देखेंगे तो हिंदू जनसंख्या के हिसाब से देख सकते हैं, उनकी मान्यताओं के हिसाब से देख सकते हैं, बौद्ध धर्म के हिसाब से देख सकते हैं। आपको पता है बुद्ध जी का जन्म जो हुआ था वह लुम्बिनी में हुआ था जो नेपाल में है, और उन्होंने जो निर्वाण प्राप्त किया था वह कुशीनगर भारत में प्राप्त किया था। आज़ादी के बाद भी भारत ने कहा कि हमें क्या करना है, जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनको साथ में लेकर बढ़ना है। इसी के तहत 1950 में भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि पर हस्ताक्षर हुआ। इस संधि में कहा गया कि हम ये प्रयास करेंगे कि दोनों देशों के लोगों के बीच जो है कि जो वस्तुओं और लोगों की आवाजाही है मुक्त हो सके, अर्थात उस पर कोई बैरियर ना रखे। अर्थात इसीलिए आपने देखा होगा कि भारत नेपाल के जो बॉर्डर हैं वह जो है कि काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं। ये भी इस संधि के माध्यम से कहा गया कि नेपाल को रक्षा और विदेशी मामलों में जो कि भारत क्या करेगा, सहयोग करेगा। और साथ ही साथ भारत ने कहा कि अगर वह हमसे हथियार खरीदना चाहता तो भी खरीद सकता है। कुल मिलाकर हमने कई प्रकार की स्वतंत्रताएं उसको दी। दोनों देशों के बीच आपको पता है लगभग 1850 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा जो है कि एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से ये सीमाएं जुड़ी हुई हैं। और एक चीज़ जो खास है वह यह है कि लगभग 98% सीमा क्षेत्र को लेकर कोई विवाद नहीं है। भारतीय सेना की जो गोरखा रेजिमेंट है उसमें नेपाल के पहाड़ी इलाकों के युवाओं को भर्ती किया जाता है और आपसी सैन्य सहयोग को मजबूत करने के लिए सूर्य किरण नाम से संयुक्त अभ्यास जो है कि भारत और नेपाल के द्वारा किया जाता है। तो प्रश्न आएगा कि आखिर जब सब कुछ इतना अच्छा है तो नेपाल चीन की तरफ क्यों जा रहा? तो इसके पीछे कारण है, नेपाल में एक वर्ग ऐसा है जो चीन की तरफ शुरू से ही झुकाव रखता है और वो चाहता है कि वह चीन से जो है कि उसकी घनिष्ठता ज़्यादा हो। इसी के तहत नेपाल ने वर्ष 1956 में तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया और 1960 में शांति और मैत्री संधि पर भी हस्ताक्षर किए। नेपाल में आपको पता है अभी लगभग 5 साल पहले नए संविधान का निर्माण हो रहा था, तो भारतीय सीमा से लगे जो मधेसी लोग थे उनके अधिकारों की मांग भी हो रही थी और भारत ने कहा कि इन लोगों को भी क्या होना चाहिए, अधिकार मिलने चाहिए, संविधान अधिकार उसी रूप में मिलने चाहिए जैसे अन्य लोगों को मिल रहे हैं। इसको लेकर भारत और नेपाल में क्या हुआ, तनाव बढ़ा। नेपाल को लगा कि भारत से सटे जो लोग हैं उनको जो है कि प्राथमिकता भारत दिलवाने का प्रयास कर रहा है और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्या हुआ, वर्ष 2015 में नेपाल पर भारत ने एक औपचारिक किंतु प्रभावी नाकाबंदी लागू कर दी, जिससे बहुत सा सामान जो पहुंच रहा था नेपाल को वह नहीं पहुंच पाया। लेकिन हालांकि भारत ने बाद में इसको खोल दिया था, लेकिन फिर भी नेपाल को यह बुरा लगा और उसने कहा कि भारत पर आरोप लगाया कि भारत क्या करता है, नेपाल के आंतरिक मुद्दों में हस्तक्षेप कर रहा है और नेपाल को अशांत करना चाहता है। इसका फायदा उठाया गया चीन के द्वारा। उसने कहा कि ठीक है, भारत ने बंद कर दिया, कोई बात नहीं, हम तिब्बत से जो लगा हुआ आपकी सीमा है उसको ओपन कर देते हैं, आप उस रास्ते से क्या करिए, व्यापार करिए। अब तो एक कारण तो यह आया कि भारत का जो संबंध है वह भारत की तरफ से जो एक्शन लिया गया उसकी प्रतिक्रिया में वह चीन के करीब गया। दूसरा उसका ऐतिहासिक जुड़ाव भी रहा है। और इसी के साथ साथ जो अब वहाँ पर नेपाल में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, तो कई राजनीतिक पार्टियों का झुकाव चीन की ओर बढ़ा है, क्योंकि यह चीन में जो एक आइडियोलॉजी है, माओ की आइडियोलॉजी की तरह शासन होता है, उसी आइडियोलॉजी को लेकर नेपाल में भी पार्टियां बनी हुई हैं और उनका झुकाव जो है कि इस समय क्या है, भारत से ज़्यादा कहीं ना कहीं चीन की ओर है। नेपाल की लगभग 1/3 जनसंख्या गरीब है, लगभग आधी आबादी जब निरक्षर है, बेरोजगारी यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है। तो नेपाल का मानना है कि इन चुनौतियों का समाधान चीन की सहायता से इजीली किया जा सकता है। इसलिए वह चाहता है कि हमारे एक लैंड लॉक्ड देश का जो सबसे अच्छा जो है कि उपयोग या यहाँ पे आर्थिक विकास किया जा सकता है वह चीन के द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि चीन की इकोनॉमी का आकार क्या है, बड़ा है। साथ ही साथ चाइना के माध्यम से वो अपने व्यापार को बढ़ा सकता है। इसी के तहत वो प्रयास कर रहा है कि चीन के करीब वह जाए। चीन ने क्या किया है, यहाँ पर चीन नेपाल आर्थिक कॉरिडोर का निर्माण किया है। आपको पता है कि चीन का एक प्रोजेक्ट है, चीन की वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। इसके तहत जो है कि नेपाल ने इसको स्वीकार कर लिया है वर्ष 2017 में ही, और इसी के माध्यम से चीन नेपाल आर्थिक कॉरिडोर, जैसा आपने चीन और पाकिस्तान में देखा होगा, बनाया गया है। और इससे क्या हुआ है, नेपाल को एक उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में हमारे यहाँ व्यापार ज़्यादा हो सकता है। चीन ने नेपाल में कई हाइड्रो प्रोजेक्ट, अन्य आधारभूत संरचनाओं में भी निवेश किया है और ये भी कहा है कि सैन्य क्षमता हम आपकी मजबूत करेंगे। इन
सभी कारणों से क्या हो रहा है, जो है कि नेपाल चीन की ओर जा रहा है। हाल के समय भारत नेपाल संबंध किस रूप में दिखाई देते हैं, तो आपको पता है कि उत्तराखंड के धाराचूला को लिपू लेक दर्रे से जोड़ने वाली सड़क को लेकर विवाद बढ़ा। भारत ने उत्तराखंड के धाराचूला को लिपू लेक दर्रे से जोड़ने वाली जब सड़क को बनाया तो नेपाल ने आपत्ति की। हालांकि आपत्ति चीन के द्वारा करवाई गई थी। भारत द्वारा जारी किए गए जो नए मानचित्र हैं, अर्थात अनुच्छेद 370 के बाद हमने जब परिवर्तन के बाद जब नया मानचित्र जारी किया तब भी नेपाल ने आपत्ति दर्ज की। नेपाल ने इसकी प्रतिक्रिया में अपना नया मैप जारी करके उत्तराखंड के काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक को अपना हिस्सा बता दिया। भारतीय फिल्मों में नेपाली महिलाओं का जिस तरह से चित्रण किया जाता है, नेपाल के लोगों को जो चौकीदार की भूमिका में प्रस्तुत किया जाता है, उस पर इसको आपत्ति है। तो साथ ही साथ नेपाल जो है कि भारत पर आरोप लगाता है कि भारत हमेशा बिग ब्रदर वाली छवि को मेंटेन करना चाहता है, कि जबकि सभी देशों को समान होना चाहिए। नेपाल ने हाल ही में भारत से लगे अपनी सीमा पर चौकियों की संख्या बढ़ा दी है और सैनिकों की तैनाती को बढ़ाने का भी घोषणा की है। तो इस तरह से देखेंगे तो अभी जो संबंध हैं वह ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं कह सकते, बस सामान्य प्रकार के हैं, लेकिन ये तनाव की ओर बढ़ रहे हैं। तो हालिया घटनाक्रम क्या है, कुछ समय पहले नेपाल में आपको पता है राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई थी। इस अस्थिरता इस प्रकार की थी कि जो वहाँ पे सत्तारूढ़ सरकार थी उसके ही सांसद उसके विरोध में उतर आए थे। ऐसे में जो हाउ यांगी जो कि चीन की नेपाल में एम्बेसडर हैं, उन्होंने उन सांसदों के साथ मीटिंग की और सरकार को गिरने से बचाया। आप समझिए कि कितनी बड़ी ट्रेजिडी है और चीन का इन्फ्लुएंस आप समझ सकते हैं कि एक देश में सरकार को गिरने से बचाने के लिए और अन्य सांसदों को कन्विंस करने के लिए चीन की एम्बेसडर ने क्या किया, उनको सबको बुलाया और समझाया और कहा कि नहीं, जैसा चल रहा है ऐसे ही चलना चाहिए, और लोग मान भी गए, अर्थात सांसद वहां के मान भी गए। आप समझ सकते हैं कितना इन्फ्लुएंस है। हाल ही में चीन के रक्षा मंत्री ने नेपाल की यात्रा की और दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ाने और मजबूत करने तथा सैन्य प्रशिक्षण के साथ साथ छात्रों को स्कॉलरशिप संबंधी अर्थात हर तरह के मदद का उन्होंने आश्वासन दिया और ये भी कहा कि हम आपकी जो है कि विकास की प्रतिबद्धता को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। अब दरअसल चीन क्या है, चीन नेपाल का सबसे बड़ा जो है कि व्यापारिक भागीदार जो भारत है उससे उसका स्टेटस जो है कि छीनना चाहता है और वो चाह रहा है कि वो कई प्रकार के प्रोत्साहन देकर नेपाल को हर तरीके से अपने हिस्से में कर ले। आपको पता है कि अगर क्या होता है, भारत चाइना तनाव बढ़ता है तो नेपाल की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि वह एक बफर स्टेट के रूप में कार्य करता है। इसलिए चीन का यह प्रयास है कि जितना जल्दी हो सके नेपाल को अपनी एक तरफ प्रभावित कर लिया जाए। चीन के साथ नेपाल की बढ़ती निकटता भारत के लिए ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि इससे दक्षिण एशियाई देशों में भारत का प्रभुत्व कमजोर होगा और साथ ही साथ सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए ठीक नहीं है। इसलिए समीक्षकों का मानना है कि भारत को थोड़ा सा नेपाल के साथ अपने संबंधों पर फिर से विश्लेषण करने की जरूरत है और उसके साथ संबंधों को मजबूत करने की जरूरत है, जिससे आने वाले समय में नेपाल हमारा जो है कि दोस्त बन के रहे, हमारे दुश्मन के पाले में ना चलेगा। तो आई होप आप दोनों ही टॉपिक को समझ पाए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।